इवनिंग इवनिंग जैसा आप बोलो। अपना क्या कहते हैं एक टॉपिक बस बाकी है इस चैप्टर का और ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो एक स्टडी करते हैं आज टॉपिक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आज स्टडी करना है। इसमें ना ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो गैल्वेनोमीटर क्या अपना एक डिवाइस है। कभी भी कोई डिवाइस है ना तो गैल्वेनोमीटर का वो डिवाइस का पूरा एक्सप्लेनेशन करना होता है, डायग्राम कैसे वो वर्क करता है, क्या फिजिक्स लगता है उसमें, वो तो हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, वो डिराइवेशन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एक डिराइवेशन काम का है, उसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है उसकी। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, वो एक बार वापस पढ़ लेंगे। एक सिंपल इक्वेशन है उसकी, वो स्टडी करनी है, उसके बेस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटिटिव पार्ट में कौन सा आएंगे ये खत्म हो जाए, उसका कॉम्पिटिटिव पार्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये बोर्ड वाला पार्ट एक खत्म कर लेते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये ड्रॉ करो, डायग्राम पूरा समझा रहा हूं मैं, ड्रॉ करो। ये पहला ही ड्रॉ करना, ये दूसरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहला डायग्राम ड्रॉ करना।
कलेक्ट हो ये डिवाइस है। 12th में ना काफी सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला डिवाइस क्या है, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जनरेटर, एसी जनरेटर जो होता है, ठीक है। वो सब डिवाइसेस है। कभी भी कोई डिवाइस स्टडी करना हो ना तो डिवाइस में ना 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। इस डिवाइस में क्या क्या चीजें हैं वो तुम्हें मेंशन करना पड़ता है। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, कौन सा फिजिक्स लग रहा है उसमें, जैसे सपोज न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, कौन सा फिजिक्स लग रहा है वो तुम्हें लिखना होता है। और तीसरा लास्ट पार्ट, ये इंस्ट्रूमेंट ओवरऑल वर्क कैसे करता है, ठीक है। फिजिक्स तो लगा रहे हैं तो वर्क कैसे करता है, ये सब चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है वो हमें मेंशन करना। तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तुम्हें ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ओके। ये 2 पार्ट, ये क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट का काम क्या है, ये जो एरोस बना है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ से बाहर निकलती है, कहाँ पे जाएगी, साउथ की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो ये फील्ड देखो, मैंने ऐसे पैरेलल नहीं बनाई है, ऐसे एक पॉइंट की तरफ जाती हुई बनाई है। इसको नाम है ऐसी फील्ड दो कि एक तरफ आ रही हो और बाद में ऐसे ही दूर जाती हो। इसको क्या कहते हैं, रेडियल। क्या कहते हैं, रेडियल फील्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे सर्कुलर शेप बनता है इसलिए, तो रेडियल फील्ड है। ये जो पार्ट है, ये जो सर्कल बना है और ये जो लाइंस बने वो क्या है समझाता हूँ। इसको 3D में देखना है तो ऐसे, ये जो सर्कल एक्चुअली वो क्या है, सिलेंडर। वो सिलेंडर किसका बना होता है, आयन का बना होता है, और खास करके सॉफ्ट आयन। वो उसका यूज मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। सॉफ्ट आयन का बना होता है। और ये जो ऐसे लाइंस बनाई है ये क्या है, वायर है। ऐसे लूप कॉइल बना है पूरा, ऐसे कॉइल बना है, ठीक है। इसका शेप सिलेंडर है। कॉइल का शेप बता सकते हो कैसा बनेगा, एक सिलेंडर के अक्रॉस तुम राउंड कर रहे हो, रेक्टेंगुलर बनेगा ना ये शेप। ये जो वायर का शेप है वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, ठीक है। तो ये वायर है और यहाँ पे टॉप पे एक देखो ऐसे ये स्पाइरल शेप बना है, वो क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग सिर्फ है ना, नॉर्मल जो हम देखते हैं स्प्रिंग जिसको खींच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। स्प्रिंग सिर्फ वैसे नहीं आती, बहुत सही शेप की स्प्रिंग आती है। तो एक और स्प्रिंग जो कौन सी है, स्पाइरल। स्पाइरल स्प्रिंग कैसी होती है कि ऐसे कंप्रेस होती है और ऐसे एक्सटेंड होती है, तो ऐसे ऑसिलेट करती है, ठीक है। ये जो कुछ मैकेनिकल वॉचेज आती है ना उसमें देखना, मैकेनिकल मतलब क्या, जिसमें बैटरी नहीं होती, उसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ड्राइव करते हैं उससे। तो उसमें ना ऐसे स्प्रिंग्स लगी होती है, कंप्रेस होती है, ऐसे एक्सपांड होती है, ऐसे ऑसिलेट करती है। तो ऐसी जो स्प्रिंग होती है क्या कहते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। वो काम क्या है वो भी आगे देखेंगे। और उसके साथ टॉप में यहाँ पे क्या लगा होता है, पॉइंटर। क्यों पॉइंटर लगाएंगे, ये पार्ट है ना घूमेगा। अब मैं इधर पॉइंटर अटैच कर रहा हूँ, ये पार्ट अगर घूम रहा है तो साथ में पॉइंटर भी क्या होगा, घूमेगा। और स्केल का काम क्या है, वो हमें क्या देगा, रीडिंग, ठीक है ना, कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये बेसिक क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसको उसमें पॉइंट वाइज क्या स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। तो पहले ये उसमें लिख लो क्या, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन ओके कंस्ट्रक्शन में पहले ये वायर के बारे में लिखना है। तो ये वायर को क्या इधर कोर पे लगा है और क्या मैग्नेट के बीच में क्या है स्टेटमेंट बोलो। ये वायर किसका होता है? जनरली जो वायर्स होते हैं पता है कौन से मटेरियल के होते हैं? जैसे यूटेंसिल्स, जो कुकिंग यूटेंसिल्स है पता है किसके बने होते हैं? या तो स्टेनलेस स्टील होता है या तो एल्यूमिनियम, वो दोनों का बना होता है। ठीक है, रीजन क्या है? वो दोनों इकोनॉमिकल आते हैं, सस्ते आते हैं। बाकी एक्चुअली एक और भी मेटल है, पता है कौन सा है? टाइटेनियम। पर टाइटेनियम एकदम हल्का आता है, एकदम हल्का आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पर उससे क्यों चीजें नहीं बनती? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है टाइटेनियम बना। एल्यूमिनियम क्या है काफी रिलेटिवली बहुत चीप होता है, ठीक है, तो वो बनाते हैं। अब वैसे ही वायर, जैसे हम वायर्स अगर देखें तो वायर्स देख रहे हैं तो वायर्स भी क्या सीधी बात है इकोनॉमिकल होने चाहिए, महंगे नहीं होने चाहिए। वो कौन सा मेटल है? कॉपर। कॉपर जिंक वो सब होता है, पर जनरली किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। ठीक है, तो ऐसे मेंशन करना पड़ेगा इसमें। तो बोलो क्या आएगा स्टेटमेंट? नहीं, इसमें डिराइवेशन नहीं है, कंसीडर इसमें वो सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट मेंशन करना होता है। क्या हियर कॉपर वायर इज बाउंडेड, पर कैसे शेप में बाउंड कर रहे हैं? फ्रेम में बाउंड कर रहे हैं। कोर के बारे में अलग से लिखना है, रेक्टेंगुलर फ्रेम में बाउंड कर रहे हैं। और ये जो फ्रेम है वो किसके बीच में? मैग्नेट के बीच में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहले इसके बारे में मेंशन करें, कोर के बारे में अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट उसमें लिख दो। कॉपर वायर इज बाउंडेड on a rectangular frame. The copper wire is bounded on a rectangular frame that is placed between permanent magnets. That is placed between permanent magnets. As shown in the figure. ठीक है, ये पहले वो कॉइल के बारे में लिख लिया। ओके, अब ये कोर के बारे में अलग से लिखना है। ठीक है, और ये पॉइंटर के बारे में अलग से लिखना है। बस ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कोर के बारे में लिखना हो तो कोर कौन सा है? सिलेंडर। कौन सा मटेरियल का बना है? सॉफ्ट आयरन का बना है। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं? जो मैं पता है ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, सॉफ्ट आयरन ही लेना होता है। क्या रीजन है? हमें ना अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मटेरियल से अगर पास हो ना तो फील्ड फैल भी सकती है, फील्ड कॉन्सेंट्रेट भी हो सकती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए फील्ड का, यूनिफॉर्मली आने चाहिए। तो सबसे बेस्ट मटेरियल उसके लिए कौन सा होता है? सॉफ्ट आयरन होता है। हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, मतलब रेडियल लाइंस बननी चाहिए। तो सबसे अच्छा मटेरियल उसके लिए कौन सा होता है? सॉफ्ट आयरन होता है। इसलिए हम वो यूज करते हैं ताकि मुझे रेडियल फील्ड मिले। ओके, एक ये रीजन हो गया सॉफ्ट आयरन का। लिख लो दूसरा स्टेटमेंट। सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल core is placed on the axis of the coil. Is placed on the axis of the coil to produce. Placed on the axis of the coil to produce a uniform radial magnetic field. Produce a uniform radial magnetic field. ठीक है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसमें इसका बेसिक आइडिया देता हूँ। अब देखो ये पॉइंटर के बारे में लिखना है। अब ये पॉइंटर यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, अब कॉइल और ये कोर, जनरल कॉइल ही घूमता है, कि कॉइल घूमेगा तो साथ में पॉइंटर भी घूमेगा, तो हमें क्या है वो रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, पर ऐसे कैसे घूमेगा? हम अपने हाथों से थोड़ी घुमा रहे, कैसे घूमेगा ये? तो हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो मैग्नेटिक मोमेंट के बाद देखो कौन सा टॉपिक था, और वाला एक टॉपिक पढ़ा था। अगर लूप में से
कॉइल में से करंट पास हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड हो आसपास, तो क्या लगता है? टॉर्क लगता है। वो टॉर्क की इक्वेशन याद है? तो एम क्रॉस बी मतलब क्या लिख सकते हैं? एम बी साइन थीटा, ठीक है ना, ये टॉर्क की इक्वेशन आती है। तो इस कॉइल पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है, इसकी वजह से घूमता है और सीधी बात इसको अटैच किया तो पॉइंटर भी क्या होगा? साथ में घूमेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो है कि उससे रोटेशन हमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट इसमें पॉइंटर के बारे में लिखना है। लिखो, when current is passed through the coil, when current is passed through the coil, comma, torque acts on it, and it deflects. Torque acts on it and it deflects. ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो, as a result, a pointer attached to it, as a result, a pointer attached to it also deflects, showing the reading on the scale, showing the reading on the scale. ठीक है, ये बेसिक क्या है, कंस्ट्रक्शन देख लिया, ठीक है ना, कि ऐसा ही उसका डिजाइन है। ओके, उसके बाद हमें क्या लिखना है कि कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल इसमें लग रहा है, कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल मतलब कौन सा टॉपिक यहाँ पे स्टडी कर रही है, ये वाला जो भी आएगा इसे स्टडी करने वाले हैं। क्या था तो प्रिंसिपल क्या था, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा कि अगर कॉइल में करंट पास हो रहा है तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, और साथ में और क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये वाला फिजिक्स का कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसको बस क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल। पीएलई या पीएल? पीएलई, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा इसमें? लिखो, टॉर्क इज एक्सर्टेड, on a current carrying coil, torque is exerted on a current carrying coil placed in external magnetic field, placed in external magnetic field. Placing external magnetic field, ठीक है, ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है। बेसिक उसमें बस एक ही लाइन लिखनी है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता। अब ये कैसे घूम रहा है, कैसे पूरा काम करना है, डिटेल में जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्किंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आ गया, प्रिंसिपल, उसका क्या आएगा? वर्किंग, ठीक है, लिखो वर्किंग। वर्किंग, ओके। देखो वर्किंग का मतलब क्या है, ये टॉर्क वाला यही पूरा समझाना है कि टॉर्क की वजह से क्या है, वो घूम रहा है, बस वो वर्किंग समझाना है हमें, ठीक है ना। देखो स्टेटमेंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इन प्रेजेंस ऑफ uniform magnetic field is given by जब टॉर्क की इक्वेशन टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, वैल्यू देके तो क्या एम बी साइन थीटा, एम का फॉर्मूला याद है? मैग्नेटिक मूवमेंट, एन आई ए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न, कितनी बार घूम रहे हैं। आई क्या होगा? करंट, और ए क्या होगा? एरिया, उस कॉइल का एरिया, ठीक है ना। तो टाउ को
मैं क्या लिख सकता हूँ NIAB sin थीटा। देखो साइड पे बॉक्स मत बनाना, अभी अपनी इक्वेशन नहीं आएगी। ये देखो तीनों मैं लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है? थीटा का होता है एम और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। अब बी तो चलो मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन हो गई, एम की डायरेक्शन मतलब बेसिकली क्या है? एरिया की डायरेक्शन होती है। अगर ये ऐसे कॉइल है तो ये उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? एरिया वेक्टर, वो क्या होता है? एम। ठीक है, तो इधर नीचे थीटा मीनिंग लिखो, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अपने डायग्राम की अगर बात करें तो देखो NIAB वो सब तो चलो अपने कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ये कॉइल है, ठीक है, फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही थी और यहां से ऐसे जा रही थी, तो एक मोमेंट पे मान लो कॉइल ऐसे है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये अगर कॉइल है, जैसे कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर क्या इस तरफ होगा? मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्या उस तरफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली लो, इसका कितना एंगल बन रहा है? 90 है और ये भी कितना 90 डिग्री बन रहा है। अब सपोज ये ऐसे घूम रहा है तो कॉइल सपोज ऐसे हो गया। अब ये वाली कॉइल मतलब एरिया वेक्टर क्या ये हो जाएगा? तो अब एरिया वेक्टर और इस वाली फील्ड के बीच में 90 डिग्री होगा। तो ये रेडियल फील्ड की ना खासियत होती है कि कोई भी एंगल पे घुमाओ, एक तो ऐसा केस मिलेगा जिसमें थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब इसमें थीटा क्या रहता है? फिक्स रहता है। कितना रहता है? 90 डिग्री। ठीक है, देखो उस केस में ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड theta will always be 90 degree. Theta will always be 90 degree. Therefore, tau equal to क्या हो जाएगा? थीटा 90 है, NIAB क्या हो जाएगा? NIAB है ना, sin तो 1 हो जाएगा। tau equal to क्या हो जाएगा? NIAB। ठीक है, ये टॉर्क बचेगा। ओके, अब इसमें क्या होगा कि कॉइल रोटेट हो रहा है, इसके साथ हमने क्या स्प्रिंग भी अटैच की है स्पाइरल स्प्रिंग। तो कॉइल इस तरफ रोटेट हो रहा है तो साथ में स्प्रिंग भी क्या होती है? ऐसे कंप्रेस होती है। तो स्प्रिंग जो है ये कभी नोट किया हो तो स्प्रिंग को सपोज मैं ऐसे कंप्रेस करूं तो स्प्रिंग भी हमारे हाथों पे फोर्स लगाती है। किस तरफ लगाती है? उसी तरफ लगाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग क्या खुलना चाहती है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, उसको क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो वापस रिस्टोर होना चाहती है। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं स्पाइरल स्प्रिंग की बात करूं तो सपोज ये रखता हूँ कॉइल है, ठीक है, और ये मेरा हाथ स्प्रिंग है। अब मैं इसको ऐसे कॉइल को इस तरफ घुमा रहा हूँ तो जो स्प्रिंग है वो भी उस तरफ ऐसे घूमेगी, कंप्रेस होगी। तो पर मेरे हाथ में टेंशन किस तरफ लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं ऐसे घुमा पर मेरा हाथ ऐसे नहीं चाहता है कि ये घूमे, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग जो है उस पर भी क्या लगता है? टॉर्क लगता है। उस स्प्रिंग की इक्वेशन, टॉर्क की ना इक्वेशन आती है, वो हमें लिखनी है। सपोज ऐसे मैं एक मोमेंट तक घुमा रहा हूँ, अब क्या बैलेंस हो गया, तो इसका टॉर्क और ये मेरी स्प्रिंग का टॉर्क क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो अपनी मेन इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। तो इधर इसके टॉर्क की वजह से क्या लगता है? स्प्रिंग पे भी टॉर्क लगता है, उसको हम क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग वापस क्या, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो क्या वापस अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है, उससे रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो। देखो ड्यू टू
deflection of the coil due to deflection of the coil, comma, a restoring torque is produced in the spring. A restoring torque that is produced in the spring that is proportional to the deflection of the coil. That is proportional to the deflection of the coil. That is proportional to the deflection of the coil. ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है. ये स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन याद है. F is equal to क्या होता है? K x. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन है. अरे फोर्स की है, मुझे किसकी चाहिए? टॉर्क की. तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक कांस्टेंट आता है, बस x की जगह स्प्रिंग इधर क्या डिफ्लेक्ट हो रही है एंगल से, तो x की जगह क्या आएगा? थीटा, या फिर क्या कोई एंगल फाई हो तो जो भी सिंबल यूज करना हो, ये सेम फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, ये किसके लिए आता है? पर टॉर्क के लिए होता है. ठीक है, लिखो इसमें टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई, टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? के फाई. ठीक है, स्प्रिंग की इक्वेशन है टाउ इक्वल टू के फाई. ओके, अब इक्विलिब्रियम की हम बात करें जहां पे मतलब पॉइंटर जैसे बैलेंस हो जाता है, तो उधर दोनों टॉर्क को हमें क्या करना है? बस इक्वेट करना है. एक कौन सा? कॉइल का टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क, दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो. ठीक है, लिख दो आगे. एट स्टेडी डिफ्लेक्शन both torques balance each other. Both torques balance each other. तो दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देते हैं. बैलेंस करना है मतलब इक्वेट करना है, तो क्या हो जाएगा? लिख लो NIAB इक्वल टू क्या आ जाएगा? K फाई. NIAB इक्वल टू क्या आ जाएगा? K फाई. अब मुझे मेन क्या है? फाई के टर्म्स में इक्वेशन लानी है, तो फाई इक्वल टू मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ NAB बाई K इंटू आई लिख सकते हैं. ये अपनी मेन इक्वेशन है गैल्वेनोमीटर. फाई इक्वल टू NAB बाई K आई. फाई क्या है इधर? डिफ्लेक्शन. ठीक है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है, वो साइड पे लिख लेना. ठीक है ना, फाई क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. इधर हर एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स. एरिया, वो कॉइल का एरिया, रेक्टेंगल जो बन रहा था वो. मैग्नेट पे जो ओवर है, क्या इधर? स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है वो. ठीक है ना, और आई तो क्या अपना करंट है. अब मुझे बताओ, एक गैल्वेनोमीटर में डिजाइन कर दिया, उसका एक बॉक्स में प्रॉपर्ली बंद कर दिया, क्या क्या कांस्टेंट होगा, क्या क्या मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा? N A P K सब कुछ वो फिक्स है ना. क्या कहते हैं, जो डिजाइन अपने उस पर डिपेंड करता है, पूरा फिक्स हो जाता है. फिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है? कांस्टेंट. ये अपने हाथ में, क्योंकि वो सर्किट पे डिपेंड करता है. तो ये गैल्वेनोमीटर के लिए मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना करंट जाएगा उतना पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, ये बेसिक वर्किंग है गैल्वेनोमीटर. ओके, बस और थोड़ा पार्ट स्टडी करना है, बाद में इसके प्रॉब्लम्स पे भी आ सकते हैं. गैल्वेनोमीटर के ना वैसे दिया नहीं होता है, पर फिर भी मैं सजेस्ट करूँ कोई भी छूटना नहीं चाहिए अपना पार्ट. इसके यूजेस भी आते हैं गैल्वेनोमीटर, तो वो भी एक दो लाइन वो भी बेटर लिख लो. ठीक है ना, तो वर्किंग के बाद यूजेस देखो. यूजेस गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? याद है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था. गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? जो पॉइंटर है क्या मेजर करता है? करंट. पर क्या वेरी स्मॉल करंट, बहुत ही कम करंट वो मेजर करता है ना. तो पहला यूज वो लिख लो. इट इज यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट
It is used to measure small इलेक्ट्रिक करंट, ब्रैकेट में माइक्रो एम्पियर लिखो, ठीक है ना, बहुत कम करंट होता है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। एक वो काम है उसका कि वो बहुत कम करंट मेजर करता है। और भी उसका काम है, ये याद हो तो हमने पढ़ा था, एन मीटर और वोल्ट मीटर दो इंस्ट्रूमेंट थे। एन मीटर क्या मेजर करता है? वो भी करंट ही मेजर करता है मीटर, पर कौन सा करंट? वो याद हो तो हमने वो शंट भी बना था, और सर्वे क्या गैल्वेमीटर, मतलब बनता किससे? गैल्वेमीटर से ही बनता है। वैसे ही वोल्ट मीटर भी किससे बनता है? गैल्वेमीटर। तो दूसरा यूज क्या है गैल्वेमीटर का, कि उसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं? एन मीटर और वोल्ट मीटर। दूसरा वो यूज लिखो, यूजिंग गैल्वेमीटर, यूजिंग गैल्वेमीटर comma ammeter and voltmeter can be constructed. Ammeter and voltmeter can be constructed. ठीक है, लेकिन ये इसके यूजेस है। ओके, अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, क्वेश्चंस जो आएंगे, ये वाली इक्वेशन तो है ही, पर दूसरी और भी एक इक्वेशन आती है, इधर से ही आएगी, वो हमें यूज करना, वो डेफिनेशन है, उससे ना बोर्ड पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वो लिख लेते हैं। अब दो डेफिनेशन लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद लिखो करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ब्रैकेट में लिख लो CS, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी CS। कोई इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है, कोई इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है? इमोशनल है, क्या है? तो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज दो स्पीकर है अपने पास, ये नॉब पता है ना, उसके वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। तो सपोज एक स्पीकर है, उसमें मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, तो मैं पूरा नॉब घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम अप हो रहा है। दूसरा जो स्पीकर है, मुझे उतना ही वॉल्यूम बढ़ाना है, मैं सिर्फ इतना घुमाया नॉब को, तो उतना वॉल्यूम मुझे मिल गया। कौन सा सेंसिटिव है? पहले दूसरा। मेरा बहुत ही कम इनपुट है, पर आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे? बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? सेंसिटिव। कि थोड़ा भी हम इनपुट देना तो तुरंत ही आउटपुट मिल जाएगा। वैसे गैल्वेमीटर की बात करें, उसमें पॉइंटर है, सपोज मैं कुछ करंट पास करवा रहा हूँ पहले गैल्वेमीटर से, तो क्या कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा? तो ये इतना डिफ्लेक्शन मिला। दूसरे गैल्वेमीटर से मैं उतना ही करंट पास करवा रहा हूँ, मुझे ये डिफ्लेक्शन मिला। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव? उतना ही करंट पास करवा, देखो कितना वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? एक तो डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, और किस पे करंट, किस पे डिपेंड करता है? करंट। करंट ज्यादा डालोगे तो और डिफ्लेक्ट होगा। तो हमें करंट सेंसिटिविटी वो डिफाइन करती है। उसका फॉर्मूला बताता हूँ, मुझे डेफिनेशन बताओ। करंट सेंसिटिविटी जो है दैट इज इक्वल टू क्या होता है? π/I। ये डेफिनेशन होता है करंट सेंसिटिविटी का। तो बोलो कैसे डिफाइन करोगे? current is called current sensitivity. So definition: the deflection of pointer per unit current. The deflection of pointer per unit current. Per unit current is called current sensitivity. तो देखो ये π/I है, ये वाला इक्वेशन अगर यूज करें, π/I I तरफ लेके आते हैं, तो किसके बराबर है? NAB बाई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी।
ये करंट सेंसिटिविटी, इसका मुझे यूनिट बताओ करंट सेंसिटिविटी। रेडियन पर एम्पीयर। देखो ये तो एम्पियर ही होगा, ये यूज करो, ये इजी, ये इसका तो एम्पियर ही होगा। अब ये जो फाइव के एंगल है, एंगल या तो डिग्री में होता है या तो रेडियन पर। ऐसा ही की बात करें तो रेडियन आएगा, पर प्रैक्टिकली देखो ना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं या वो क्या कहते हैं स्केल देखते हैं, तो उसमें कभी रेडियन नहीं लिखा होता है, वो डिग्री में ही होता है। तो इसका यूनिट लिख लो, क्या होगा, डिग्री पर एम्पियर और रेडियन पर एम्पियर दोनों लिखो। इसका यूनिट डिग्री पर एम्पियर और रेडियन और एम्पियर। ठीक है, ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी। ओके, जैसे करंट सेंसिटिविटी आता है वैसे क्या आएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना, VS क्या होगा उसका फॉर्मूला, बोल। ये 5/I है करंट सेंसिटिविटी, ये क्या हो जाएगा 5/V। अब V की जगह IR लिख सकते हैं। तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है, और VS इक्वल टू 5/I किसके बराबर है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, और ये इस केस में अगर फॉर्मूला चाहिए वाला तो सब्स्टिट्यूट कर दो NAB/KR, ठीक है ना, यह आ जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। डेफिनेशन बोल, बाद में लिखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डिग्री पर वोल्टेज, वोल्ट सॉरी, डिग्री पर वोल्ट या रेडियन पर वोल्ट। ठीक है ना, लिख लो यूनिट, डिग्री पर वोल्ट और रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, डिग्री पर वोल्ट या रेडियन पर वोल्ट। ठीक है ना, ये उसका यूनिट हो गया। ठीक है, ओके, अब इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। उससे पहले एक और बस चीज मुझे डिस्कस करनी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज तुम्हें ये कोई सपोज ऐसे कंपनी है, वो क्या ये गैल्वेमीटर मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या होता है एज अ इंजीनियर, एज अ डिजाइन इंजीनियर, अपना काम क्या होता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट एकदम अच्छी तरह काम करना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट क्या सेंसिटिव होना चाहिए, कि मैंने थोड़ा भी इनपुट दूं तो अच्छा आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक सेंसिटिव ढंग का इंस्ट्रूमेंट मुझे डिजाइन करना है। तो ये करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी जो भी ले लो, करंट लेते हैं, वो मतलब क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए उसकी सेंसिटिविटी। अब हाई करने के ऑप्शंस मेरे पास कितने हैं बताओ मुझे, स्टडी किया उससे बताओ। CS क्या है, NAB/K, तो n बढ़ा सकते हो तो भी CS बढ़ेगा। और क्या ऑप्शन है, और
तो अब तुम्हें डिजाइन करना है, तो एज एन इंजीनियर मुझे बताओ कौन सा, कोई भी एक ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली क्या है, तुम्हारे पास डिसीजन, बेस्ट डिसीजन लेना है तुम्हें, कंपनी का भी फायदा और कस्टमर का भी फायदा हो। ये कम करेंगे, मतलब स्प्रिंग थोड़ी लूज स्प्रिंग लेंगे, ये कम है मतलब स्प्रिंग क्या है, थोड़ी लूज होती है, कम स्टिफ होती है। ये हाई हो तो स्प्रिंग क्या होती है, बहुत स्टिफ होती है। तो एक ऑप्शन चलो ये है, और कोई ऑप्शन? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना चाहिए। देखो एक ही अगर बात करें, अगर मैं स्प्रिंग लूज लूं, कम स्टिफ लूं, तो स्प्रिंग अपना काम तो करेगी, पर क्या होगा, कुछ विजुअलाइज कोई रबर बैंड भी अच्छा केस है, 50 बार 100 बार 200 बार यूज करो, ये यूज एंड थ्रो जैसा तो है, इसको कंटिन्यूसली यूज करना है गैल्वेनोमीटर को, तो 50-100 बार 200 बार में यूज करूं, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, वैसे ही स्टिफ रहेगी, क्या और लूज हो जाएगी, अच्छी तरह वो काम नहीं कर पाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्प्रिंग का जो ऑप्शन है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैग्नेट बी को भी बढ़ा सकते हैं, बी को बढ़ाना मतलब क्या, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करना है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो उतना बड़ी साइज होती है, उतना महंगा भी होता है। सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन एरिया बढ़े तो साइज बढ़ जाएगी ना इंस्ट्रूमेंट की, बहुत बड़ा यूज करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। सबसे इकोनॉमिकल क्या है, नंबर ऑफ कॉपर वायर एकदम बिल्कुल इनएक्सपेंसिव होता है वो। 5 टन सपोज हम ले रहे हैं, 5 की जगह मैंने 10 टन ले लिया, तो कितना हो गया, डबल हो गया सेंसिटिविटी। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है, प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली अगर देखें, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, एन को चेंज करो। एन कंट्रोल करना क्या है, बहुत इजी होता है, ठीक है ना, तो इससे जनरली एन को चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बेस पे ना पहले बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करवाता हूँ, और कॉम्पिटिटिव में कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2 नाम दिया उनको, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 and M2 have following data, ठीक है। R1 लिखो 10 ओम, R1 है 10 ओम, N1 30, A1 3.6 into 10⁻³ meter square, 3.6 into 10⁻³ meter square। B1 लिखो 0.25 टेस्ला, B1 दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, ठीक है। ये पहले गैल्वेनोमीटर का है। दूसरे का लिखो R2 इक्वल टू 14 ओम, N2 इक्वल टू 42, A2 इक्वल टू 1.8 into 10⁻³ 1.8 into 10⁻³ meter square, 1.8 into 10⁻³ meter square। B2 0.5 टेस्ला, B2 क्या है, 0.5 टेस्ला, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट is same in both, spring constant is same in both, ठीक है। find the ratio of पहले पार्ट में लिखो करंट सेंसिटिविटी, find the ratio of, ये पहले पार्ट में करंट सेंसिटिविटी, दूसरे पार्ट में वोल्टेज सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जो भी अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो प्रॉपरली डेटा फॉर्मूला वो सब लिखना है। जैसे पहले में करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना, मतलब क्या, CS1/CS2, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, सब डेटा दिया हुआ है, CS1 में डाल दो, CS2 में डाल दो, निकाल दो रेशियो,
एक वोल्टेज का निकाल। N1 by N2 by 270, R2 by R1 is क्या है पहले में क्या रेशियो निकालना है CS1 by CS2 क्या हो जाएगा N1 A1 B1 by K अपॉन N2 A2 B2 by K कैंसिल हो गया तो N1 अपॉन N2 इंटू A1 अपॉन A2 इंटू B1 अपॉन B2 ठीक है बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी क्या है इसका रेशियो 5:7 ठीक है ना वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करनी ये तो सेम है कैंसिल हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी तो इसमें क्या होगा NAB by KR वो भी लिख सकते हो उससे भी कर सकते हो N2 A2 B2 अपॉन KR2 ये इधर भी कैंसिल यहाँ पे N1 N2 A1 A2 B1 B2 पर R को देखिए R इनवर्स ये तो क्या हो जाएगा R2 by R1 ये बात तो CS के बराबर था तो 5/7 R1 R2 का क्या 7/5 मतलब 14/10 था तो क्या आ जाएगा 1:1 ठीक है ना ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो आ गया ठीक है ये प्रैक्टिकल ये मतलब क्या बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसमें क्या ऐसे पूरा लिखना ही पड़ेगा तो ऑप्शन नहीं है अपने पास ठीक है ना तो ये 3 एक मार्क्स का आता है क्वेश्चन तो पूरा प्रॉपर लिखे फॉर्मूला के साथ लिखना ही पड़ेगा ठीक है ओके
और थोड़े क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर has 30 divisions. A galvanometer has 30 divisions and a sensitivity of galvanometer has 30 divisions and a sensitivity of 20 microamperes per division. 20 microamperes per division. ठीक है। Find maximum current measured by galvanometer. Find maximum current measured by galvanometer. ठीक है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन, तो प्रॉपरली स्टेटमेंट और सब यूज करने की ट्राई करो। इसमें लॉजिक से ये प्रॉब्लम करना, ऐसे क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। बोर्ड में क्या पूछा है कि ये सेंसिटिविटी जब ये 20 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन, पहले तो मुझे बताओ ये एक तरह की करंट सेंसिटिविटी हुई क्या? एग्जैक्ट अपना फॉर्मूला नहीं है इधर, क्योंकि उसमें क्या आता है वो डिग्री अपॉन एम्पियर होता है, यहाँ पे एम्पियर अपॉन डिवीजन है, और एक तरह की करंट की सेंसिटिविटी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक डिवीजन पॉइंटर अगर घूमेगा मतलब कितना करंट दिखा रहा है 20 माइक्रोएम्पियर। अगर 2 डिवीजन घुमा तो इंटू 2 40 माइक्रोएम्पियर, तो हमें कितना घुमाना है मैक्सिमम हो, तो पूरा पॉइंटर घूमना चाहिए 30 डिवीजन। तो उसके लिए जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके लिए सिंबल अपने हिसाब से तुमने लिखा होगा, आई नॉट आई मैक्स जो भी लिखा होगा ब्रैकेट में ना, ये एक सिंबल यूज करो, आगे हमें काम आने वाला है। आईजी मैक्सिमम करंट जो जाता है ना गैल्वेनोमीटर से, उसको आईजी से डिनोट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो आईजी कितना हो जाएगा 30 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा 600 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम इतना करंट, मैक्सिमम क्या इतना करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, खास करके एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। फॉर अ गैल्वेनोमीटर n equal to 200, for a galvanometer n equal to 200, b equal to 0.2 Tesla, equal to 0.2 Tesla, a equal to
A equal to 0.02 into 0.8 meter square, 0.02 into 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट is 10 raised to minus 5 Newton meter per degree, 10 raised to minus 5 Newton meter per degree, ठीक है। ये दिया हुआ है न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड पहले पार्ट में लिखो करंट सेंसिटिविटी, फाइंड करंट सेंसिटिविटी, और दूसरे में करंट रिक्वायर्ड for 45 degree deflection, current required for 45 degree deflection, ठीक है। चलो ट्राई करो। ये करंट सेंसिटिविटी निकालना है पहले पार्ट में, तो फॉर्मूला बेस्ड ही है NAV/K। ये टॉर्क कांस्टेंट दिया, मतलब क्या दिया है बेसिकली, K दिया हुआ है, ठीक है ना। तो
ये सब वैल्यूज डाल दो, क्या आ रहा है आंसर? 64,000 आप इतना बड़ा हो तो हमेशा वो 0.6 6.4 into 10⁴ यूनिट बोलो, ये डिग्री में दिया होता है, ठीक है ना, तो डिग्री पर एम्पियर, ठीक है। ये अपना CS आ गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि डिफ्लेक्शन मुझे कितना लाना है 45 डिग्री का, तो कितना करंट पास करना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन दिया वो करंट का मतलब क्या दिया, पाई दिया हुआ है, वो कितना है 45 डिग्री, मुझे आई निकालना है। तो कोई इक्वेशन है अपने पास, CS इक्वल टू पाई बाई आई, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई CS। पाई, अच्छा पाई को मैं 45 डिग्री डालू या पाई बाई 4? 45। क्यों 45 डिग्री में दिया हुआ अपना यूनिट डिग्री में, तो डिग्री में ही रखना है, ठीक है ना, रेडियन में नहीं करना चाहिए। अपॉन CS कितना है 6.4 into 10⁴ क्या आ रहा है करंट 0.7 मिलिएम्पियर, ये करंट है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, टाइप करवा दिया। कॉम्पिटिटिव पार्ट में अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। बोर्ड में आने के चांसेस कम ऐसे हैं, जो कि नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं मेन क्या कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए। हमने वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, अगर मुझे N मीटर बनाना हो तो क्या गैल्वेमीटर ही यूज करते हैं, साथ में और क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं पैरेलल में। तो उसके रिगार्डिंग हमें इक्वेशन स्टडी करनी है, और सेम चीज का हमें वोल्ट मीटर का भी करना है, ठीक है। तो कोई टॉपिक नहीं है, बस स्टार बना के नई स्टेटमेंट वो सब लिख लो। कन्वर्जन इनटू एम मीटर, कन्वर्जन इनटू एम मीटर, कन्वर्जन इनटू एम मीटर, ठीक है। एम मीटर बनाना हो, अब देखो इधर से मान लो एक लार्ज करंट आ रहा है आई। अब ये करंट पूरा गैल्वेमीटर तो जा नहीं सकता, क्योंकि गैल्वेमीटर क्या अपना सेंसिटिव है, उससे एकदम कम करंट जाना चाहिए। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, क्या करते हैं, पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टर लगा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शंट। तो इधर से गैल्वेमीटर से बहुत कम करंट जाएगा। गैल्वेमीटर कितनी ताकत रखता है लेने की, आई, जो अभी नोटेशन यूज, आई मतलब क्या, गैल्वेमीटर से कितना जा सकता है। तो बाकी का करंट आई माइनस आई जी वो कहां से यहाँ से जाएगा, कंबाइन होकर वापस यहाँ पे क्या मिलेगा, आई। ये जो पूरा सेटअप है क्या हो जाएगा, ये एम। तो इसकी इक्वेशन क्या है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। देखो ये गैल्वेमीटर उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, शंट है वो भी एक रेजिस्टर है। तो ये कौन सा कनेक्शन, सीरीज है पैरेलल। तो जो इधर वोल्टेज होगा वो यहाँ पे वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू इसका कितना होगा वोल्टेज, आई माइनस आई जी इंटू ये आ गई एन मीटर की इक्वेशन, ठीक है। और एक और पार्ट इसमें जो आएगा वो भी लिखा देता हूँ, पहले इतना लिख लो, एक और पार्ट ऐड कर देंगे।
लिखिए। इसमें ना मीनिंग लिखवा रहा हूँ, वो लिखना, ठीक है, वो जरूरी है। आईजी का मीनिंग लिखो। आईजी जो है, आईजी जो क्या है, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या है, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो जी जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई क्या है, आई क्या है, मेन करंट जो में मेजर करना है, ठीक है। देखो मेन करंट टू बी मेजर्ड, आई जो है वो क्या है, मेन करंट टू बी मेजर्ड। और एस तो शंट है, ठीक है। अच्छा, एम मीटर का रेजिस्टेंस, अगर मुझे पूरे एम मीटर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन हो तो एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, फॉर्मूला याद है, दो अगर पैरेलल में हो क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो सेम यहाँ पे लगाओ, क्या आ जाएगा, ये अपॉन G प्लस, लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। ये एम मीटर वाला था, वैसे ही वोल्ट मीटर का लिखना है, बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना, गैल्वेनोमीटर ही यूज करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई रेजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है ना, एक आर बी कुछ ले लेते हैं, और इससे जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से वो तो क्या आई जी रहेगा। तो ये जो पूरा सेटअप है क्या हो जाएगा अपना वोल्ट मीटर, ठीक, ये वोल्ट मीटर हो गया। तो इसके अक्रॉस इसकी भी इक्वेशन लिखनी है। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V ले लेते हैं। पता इधर इक्वेशन क्या है, ओम्स लॉ अगर लगाए तो V इक्वल टू IG, क्या होगा, IG इंटू, अब ये दो रेजिस्टर किसमें सीरीज में ना, तो G प्लस क्या होगा R, ये वोल्ट मीटर की इक्वेशन। हो गया, इसके इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं ताकि अपने आप भी ट्राई करने हैं। ओके, देखो क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर has coil resistance, a galvanometer has coil resistance of 60 ohms. Galvanometer has coil resistance of 60 ohms and shows full deflection at 1 ampere and shows full deflection at 1 ampere. ठीक है, full stop. Find shunt
shunt required to convert into n meter that can read up to 5 ampere. That can read up to 5 ampere. ठीक है, ये दे रखा है. तो एम मीटर वाला क्वेश्चन है. पहले तो डेटा पहले तो पता होना चाहिए. बताओ क्या क्या ये कॉइल रेजिस्टेंस दिया है, इसका मतलब क्या? जी गैलोमीटर के कॉइल का ही बना होता है. तो ये रेजिस्टेंस कॉइल रेजिस्टेंस का मतलब क्या? जी दिया हुआ है. तो जी कितना है? डेटा लिख लो. जी कितना है? 60 ओम. बाद में 1 एम्पियर क्या है? आईजी है ना. गैलोमीटर तो मैक्सिमम कितना उतना जा सकता है. तो आईजी कितना दिया है? 1 एम्पियर. बाद में जो मेजर करना है ना मेन करंट, वो क्या दिया हुआ है? 5 एम्पियर. और क्या निकालना है? शंट एच निकालना है. कौन सी इक्वेशन यूज करना है? एमीटर की जो इक्वेशन लिख लो यूज कर सकते हो. तो 15. 15. हो गया क्या? जब इसमें ये वाली इक्वेशन यूज करें, आई जी कितना होगा? 1 और जी कितना है? 60 इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 1 इंटू एस. सॉल्व करो. एस कितना आ रहा है? 15 ओम. ठीक है ना. 15 ओम से अपना क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा. ठीक है. इतना शंट में ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. In an ammeter, 0.2% in an ammeter, 0.2% of main current, 0.2% of main current flows through galvanometer. ठीक है. also find resistance of ammeter. If the resistance of galvanometer, find resistance of ammeter. If the resistance of galvanometer is G. The resistance of galvanometer is G. ठीक है. कुछ इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ. पहला ऑप्शन लिखो 499 G upon 500. 499 G upon 500. दूसरा G upon 500. तीसरा ऑप्शन 500 G upon 499. 500 G upon 499. और लास्ट ऑप्शन G upon 499. G upon 499. ठीक है. करो.
G by 500 मेन क्या देखो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे रेजिस्टेंस की। जी तो दिया हुआ है, मतलब मेन क्या तुम्हें निकालना है? एस कहाँ से आएगा? एस कहाँ से आएगा? ऊपर वाली इक्वेशन से, इससे एस आएगा। ये तुम्हें स्टडी करना आना चाहिए। मेन करंट अगर आई ले, आईजी कितना होगा? आईजी दिया हुआ है 0.2% ऑफ मेन करंट। तो परसेंटेज को, आई होप परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना आता हो। परसेंट तो क्या करते हैं? 800 into I, तो IG कितना हो जाएगा? 0.002 I। क्या IG आया? अब ये ऊपर वाला इक्वेशन यूज करो, उसमें तो पहले एस निकालना पड़ेगा, बाद में इधर डालेंगे ना। तो इधर IG मतलब 0.002 IG की जगह लिख लिया, इंटू G इक्वल टू I माइनस IG, I माइनस 0.02 I इंटू क्या गया है? तो 0.02 IG इक्वल टू माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 0.998 I इंटू एस। तो एस कितना आ जाएगा? I कैंसिल 0.002 अपॉन 0.998 G, ये पॉइंट तो हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? G बाई 499। ये अपना ऐसा है, पर ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है एम मीटर का, ये निकालना है, ठीक है ना? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? कितना हो जाएगा ये? आर ए इक्वल टू जी इंटू एस। तो जी को तो ऐसे ही रखेंगे। एस कितना आ गया अपना? 4 जी बाई 499 अपॉन जी प्लस एस। तो जी प्लस एस कितना होगा? जी अपॉन 499। एलसीएम ले ले, तो जी इंटू जी अपॉन 499 अपॉन एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 500 जी बाई 499। ये कैंसिल हो जाएगा, एक जी भी कैंसिल हो गया। तो एस की बात करिए, आर ए किसके बराबर है? जी बाई 500, ठीक है। ये अपना एमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, देखो 499 पे आया था, 500 पे आया था। काफी बार समझ के जल्दबाजी में भाई यहाँ चलो आगे आंसर मैच हो रहा ऑप्शन के साथ, टीचर क्या आ सकते हैं, ठीक है। सब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा एम मीटर का। वोल्ट मीटर का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। A voltmeter has a range of
a range of 0 to 30 volt. A voltmeter has a range of 0 to 30 volt. ठीक है? Okay, और लिखो current through the galvanometer. Current through the galvanometer is 30 milliampere. Current through galvanometer is 30 milliampere, and coil resistance is 100 ohms. And coil resistance is 100 ohms. ठीक है? Coil resistance is 100 ohms. Full stop. Find resistance to be connected in series. Find resistance to be connected in series. ठीक है ना? वोल्टमीटर में लिख लो क्या इक्वेशन अप्लाई कीजिए. 900 वोल्टमीटर की बस यही क्वेश्चन यूज करेंगे ना. इसमें V क्या है? 30 है ना. जो जैसे एमीटर की वो रेंज दी है, इसकी दी है कि 30 तक मेजर करना है तो ये 30 होगा. IG लो कॉइल से गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाता है? 13 मिलीएम्पियर, मतलब 13 × 10⁻³ ये R मुझे निकालना है. गैल्वेनोमीटर को कॉइल रेजिस्टेंस मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन लिया था हमने, कितना दिया? 100. ये 30 कैंसिल हो गया. इसको यहाँ पे लेके जाओ, कितना हो जाएगा? 1000 इक्वल टू RB + 100. कितना आ गया? 900. ठीक है. कितना रेजिस्टेंस चाहिए? ओके. देखो ये चैप्टर अपना